जी, आज हमारा पहला लेक्चर कास्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड रिकॉर्ड हो रहा है और इस लेक्चर में हम बेसिकली कास्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे और कास्ट अकाउंटिंग का डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। जी, तो पहले तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव क्या है। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। किसके हवाले से? बिजनेस के हवाले से। तो हमें इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को इलेबोरेट करना है। बिजनेस क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं एनी लीगल एक्टिविटी whose objective is to earn profit. Any लीगल एक्टिविटी, तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? लीगल एक्टिविटी। और दूसरा क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। एनी लीगल एक्टिविटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अब एक बात याद रखिएगा कि हर बिजनेस जरूरी नहीं है कि अपना ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करे। समटाइम ऑब्जेक्टिव नहीं भी अकम्प्लिश होता। तो जब ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? हमें लॉस हुआ। ये तो बिजनेस की डेफिनेशन आ गई। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी बता दिया गया है इस ब्रैकेट में कि विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मनी के टर्म्स में मेजरेबल होगी उसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस की वो इंफॉर्मेशन जिनको मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किया जा सकता है, उनको कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग लैंग्वेज। अब डिफरेंट ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज की। पहली ब्रांच क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी ब्रांच क्या है? कास्ट अकाउंटिंग। और तीसरी ब्रांच कौन सी है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है। कास्ट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डिसीजन मेकिंग के लिए, ये भी इंटरनल यूसेज होते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जैसे कि एरोस से आपको लिंकेज फील हो रही होगी कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं और कास्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इन पर जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जी, मुख्तलिफ जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, हम उनकी बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेजॉरिटी यूजर एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, लेंडर, गवर्नमेंट एजेंसी, सप्लायर्स। ये पहले जो चार यूजर्स हैं ये कौन है? ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ये चारों एक्सटर्नल यूजर्स हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टर्स, सप्लाई से लेके सप्लायर तक, ये सारे कौन हैं? एक्सटर्नल यूजर्स है। इन्वेस्टर्स वो हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनी की इक्विटीज में। लेंडर्स जिन्होंने लोन दिए हुए हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं। गवर्नमेंट ने कंपनी से टैक्स वसूल करने होते हैं। और सप्लायर्स जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। फिर मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज, ये दोनों कौन है? इंटरनल यूजर्स हैं। ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज
करते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, इंटरनल यूसेज है। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये सारे जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। इस पे हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर अपलोड करेंगे तो उस वक्त इस पे जरा डिटेल्ड बात करेंगे कि ये कौन है डिफरेंट यूजर्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और इनके अपने इंडिविजुअल कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आज हमारा मेजर फोकस है कास्ट अकाउंटिंग का। फिर है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, तो ये टॉप लेवल के स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग हैं जो ये इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जी। तो जरा देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लेवल्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक, ये वाला स्ट्रेटेजिक है, फिर टैक्टिकल और फिर ऑपरेशनल। तो मेजॉरिटी ये जो इंफॉर्मेशन है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पे यूज होती है। इस लेवल पे, दोनों लेवल पे, स्ट्रेटेजिक प्लस टैक्टिकल लेवल पे ये इंफॉर्मेशन मेजॉरिटी यूज होती है, क्योंकि ये ज्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन यूज होती है। ऑपरेशनल लेवल के लोगों को इसकी एक्सेस नहीं होती जी। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में जो पहली ब्रांच है वो कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किस चीज के बारे में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लोज के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है। अब इस पर्पस के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, और इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। अब ये सारा काम करने के लिए सबसे पहले क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। सबसे पहले क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। वो कहाँ पे होती है, जनरल जर्नल में। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन होती है, वो कहाँ पे होती है, लेजर्स में। फिर समराइजेशन, वो कहाँ पे होती है, ट्रायल बैलेंस में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, ये तीनों, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और बैलेंस शीट को अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है जी। और फिर हम इसके एनालिसिस थ्रू रेशियोज करते हैं। तो ये सारे जस्ट एक आपको पूरा सीक्वेंस आपके सामने एक पिक्चर आ गई, लेकिन ये हमारी अगेन डिस्कशन कब होगी, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर देखेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कास्ट अकाउंटिंग। तो कास्ट अकाउंटिंग डील किसके साथ करता है, ये सारे, जैसा कि इसके नाम में है कास्ट अकाउंटिंग, ये कास्ट के साथ ही डील करता है। तो इसमें सबसे पहली जो बात होती है वो क्या होती है, असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट, फिर है मेजरमेंट ऑफ कास्ट, फिर है एक्यूमुलेशन ऑफ कास्ट, फिर है बजटिंग ऑफ कास्ट, फिर है इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले कास्ट को असर्टन करेंगे, फिर उसकी मेजरमेंट करेंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे। कास्ट असर्टन मींस कौन कौन सी कास्टें हैं हमारे पास, फिर उनको इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, फिर उनके बजट्स बनाएंगे अगले टाइम पीरियड के लिए, और फिर उसके स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करेंगे कि ये कास्ट ठीक भी है या नहीं है, इसको कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, ये अकाउंट फॉर ठीक हुई है या नहीं हुई। तो ये सारे काम किस डोमेन में है, कास्ट अकाउंटिंग की डोमेन में। इसके बाद हमारी डेफिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके से रिलेटेड है, ज्यादा डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड है। ये डिसीजंस लेते हैं।
about what? Effective utilization of financial resources of an entity. फाइनेंशियल रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के हवाले से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के होते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट के सारे डाटा को यूज किया पॉलिसीज बनाने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल कोर ऑब्जेक्टिव है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टू अर्न द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, हम उसको अचीव करें और अपने रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक हो क्या जी? जी, तो कास्ट अकाउंटेंट क्या है? अभी हमने देखा ये ज्यादा कास्ट के रेलिवेंट ही गेम है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कि प्रोवाइड क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। दिस इज लाइक, जैसा कि अगेन प्रूव हो गया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कौन से कास्ट अकाउंटेंट के डाटा को यूज करता है अपनी डिसीजन मेकिंग करने के लिए। तो अगेन अ सर्टेन मेजरमेंट और एक्यूमुलेशन ऑफ द कास्ट, ये सारा प्रोसेस है कास्ट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन रोल क्या है? डिसीजन मेकिंग करना। किस लिए डिसीजन मेकिंग करना? कि हम अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें ऑर्गेनाइजेशन की। उसके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे पास दो वेज है, या कॉस्ट को रिड्यूस करना है या प्रॉफिट्स को हाई करना है। तो उसके लिए सारी डिसीजन मेकिंग किसने करनी है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इस पर्पस के लिए वो इंफॉर्मेशन किसकी यूज करेगा? कास्ट अकाउंटेंट ने जो एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन दी है उसको मैनेजमेंट को, उससे वो डिसीजन मेकिंग अपने करेगा और अपने मैनेजमेंट कंट्रोल फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। अगेन ये बात प्रूव हुई कि कास्ट अकाउंटेंट के जो काम हुआ है उसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज करेगा। जी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो मोस्टली इंटरनल पर्पस के यूज के लिए होती हैं, और इसके मेजर जो फंक्शन हैं उसमें प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग, जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे तो जो प्लान्स किए हुए रिजल्ट से उनके साथ कंपेयर करना, फिर डिसीजन मेकिंग करना डिफरेंट एरियाज में। लाइक ये 4 मेजर एरियाज नीचे बताए हुए हैं प्राइसिंग के हवाले से, कि हाउ टू डिटरमिन द प्राइस, कितनी प्राइस हमारी होनी चाहिए। मेक और बाय का डिसीजन लेगा। मेक क्या है कि खुद प्रोडक्ट बनानी है या बाहर से आउटसोर्स करवा के बाहर से मंगवानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ये जो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि अपनी जो मुख्तलिफ सब प्रोडक्ट्स हैं, जो छोटी प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर से बनवा लेते हैं। बट फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है कि खुद मैन्युफैक्चर करने पे कास्ट कम आएगी या बाहर से खरीदने से कास्ट कम आएगी। फिर है डिफरेंट एक और डिसीजन शट डाउन का या कंटिन्यूड ऑपरेशंस का। शट डाउन या कंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या है कि किसी सेगमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को हमें क्लोज करना है या उसको कंटिन्यू रखना है, ये डिसीजन लेना है। फिर हमारे पास है इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन, कि किस इक्विपमेंट को कब हमने जाके रिप्लेस करना है। ठीक है जी, तो ये सारे डिसीजंस किसने लेने हैं? मैनेजमेंट अकाउंटेंट थे जी। कास्ट अकाउंटेंट का पर्पस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ कास्ट को डिटरमिन करना, उस कास्ट को मद्देनजर रखते हुए प्राइसेस सेट करना, उसके बाद ये बताना कि कौन सी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है और कौन सी एक्टिविटीज या एरियाज प्रॉफिटेबल है या नहीं है। मेक या बाय डिसीजन में हेल्प आउट करना, बजटिंग में, फोरकास्टिंग में, प्लानिंग में हेल्प आउट करना, एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करने में हेल्प आउट करना, कंट्रोल्स प्रोडक्शन वेरिएंसेस, और फिर है उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब इसमें से जो पहली 6 बातें हैं ये किसके लिए हेल्पफुल है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए हेल्पफुल है। अब हम एंटर हो रहे हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के हवाले से है, हम उस पे बात करेंगे। ठीक हो क्या जी? सबसे पहले हमने कास्ट की क्लासिफिकेशंस देखनी है। तो हमारे पास
कास्ट को बेसिकली दो एरियाज में क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। डायरेक्ट कास्ट जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट है, डायरेक्ट लेबर की कास्ट है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और फैक्ट्री ओवरहेड्स है। जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कास्ट की। ये कौन सी कास्ट है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, किसको? प्रोडक्ट या सर्विस को। प्रोडक्ट या सर्विस को हम कास्ट यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट यूनिट, या इसको कास्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्ट यूनिट क्या है कि एनीथिंग टू होम यू कैन असाइन द कास्ट। अब डायरेक्ट कास्ट के लिए क्या है कि ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है, ये डायरेक्टली असाइन की जा सके। मिसाल के तौर पे एक कारपेंटर वो टेबल बनाता है, तो उस टेबल में लकड़ी जो यूज होती है, वुड जो यूज होती है, वो डायरेक्टली उसको ट्रेस की जा सकती है। तो वो एग्जांपल किसकी होगी? डायरेक्ट कास्ट की। और इनडायरेक्ट कास्ट फिर कौन सी होगी? जो डायरेक्टली ट्रेसेबल टू कास्ट यूनिट या कास्ट ऑब्जेक्ट ना हो। अभी हम पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट कास्ट की डिफरेंट टाइप्स की। सबसे पहली टाइप क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। अगेन ये वो मटेरियल की कास्ट है जो कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्ट यूनिट को डायरेक्टली ट्रांसफरेबल, ट्रेसेबल हो या डायरेक्टली एसोसिएट आप कर सके। इसकी एक और वे में भी डेफिनेशन की जा सकती है कि ये वो मटेरियल की कास्ट है जो किसी भी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जिसका पाइवोटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, इंटीग्रल रोल है। इसकी जैसे एग्जांपल उसने वही दी हुई है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी, वुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये कौन सी है? ऐसी लेबर की कास्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा हो, जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी जो वेजेस या सैलरीज है उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट लेबर कास्ट। ये अगेन इट इज अ कास्ट ऑफ द लेबर विच इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द कास्ट यूनिट और कास्ट ऑब्जेक्ट, या वो लेबर है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो इसका इंटीग्रल रोल है, इसके बगैर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। इसी अगर कारपेंटर के एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें तो लेबर इन्वॉल्व इन द कटिंग ऑफ वुड, लेबर जो वुड की कटिंग में इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट लेबर है। फिर एक और एग्जांपल जो डायरेक्ट कास्ट की है वो है अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी कास्ट जो डायरेक्टली ट्रेसेबल की जा सके प्रोडक्ट या सर्विस के यूनिट को, कास्ट ऑब्जेक्ट को, ये कास्ट यूनिट जिसको बोलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कास्ट। इसकी एग्जांपल क्या? रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ जिग्स। जिग्स कहते हैं या मोल्ड्स कहते हैं वो ढांचा जो होता है जिससे कोई प्रोडक्ट बनती है। तो वो हर प्रोडक्शन के लिए आपको ढांचा सेपरेट से लेने पड़ता है, जब बताना पड़ता है, तो उसकी कास्ट या रॉयल्टी जो प्रोडक्शन पे आप दे रहे हैं वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इसके बाद इनडायरेक्ट कास्टिंग जो डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्ट यूनिट ना हो, और इनको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनको क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बाकी जितनी भी कास्टें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसमें कौन कौन सी है? इनडायरेक्ट मटेरियल, ये वो मटेरियल है जिसका इंपॉर्टेंट या पाइवोटल रोल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर मैं उसी कारपेंटर की एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो हमने बोला कि कारपेंटर ने जो वुड इस्तेमाल की वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन सिर्फ वुड के अलावा भी कोई मटेरियल यूज होगा, सिर्फ वुड नहीं यूज होगी,
उसके अलावा भी कोई मटेरियल यूज होगा, फिर जाके टेबल बनेगा। लाइक नेल्स यूज होंगे, ग्लू यूज होगी, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट कास्टें नहीं है। अब इसके एक और वे में भी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि ये वो मटेरियल है जिसका नेग्लिजिबल पार्ट है, जो पाइवोटल रोल नहीं है, जो डायरेक्टली ट्रेसेबल टू कास्ट यूनिट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। उस एग्जांपल में क्या हमारे पास है, नेल्स या ग्लू हो गई, इनडायरेक्ट लेबर। देखें, फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर उन लोगों के अलावा भी लोग, ह्यूमन कैपिटल काम कर रहा होता है, इन लोगों के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ फैक्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बर ऑफ फैक्ट्री, इन द फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर ऑफ फैक्ट्री। तो ये सारे लोग, इनकी जो कास्टें हैं वो कौन सी हैं, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट। मिसाल के तौर पे सुपरवाइजर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसने, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसका भी एक रोल तो है, ह्यूमन कैपिटल तो वो भी है, तो उसकी कास्ट इनडायरेक्ट लेबर कास्ट है। फिर मशीनरी की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री यूटिलिटी बिल्स, इसके अलावा अगर फैक्ट्री की बिल्डिंग आपकी रेंट पे है तो फैक्ट्री रेंट, ये सारी कास्टिंग क्या है, एग्जांपल्स किसकी हैं, एफओएच। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है। यूटिलिटी बिल्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल। अगर ये सारे फैक्ट्री प्रेमिसेस के बिल्स हैं तो ये, इनको क्या कहेंगे, यूटिलिटी बिल्स। ओके जी, अब इसकी समरी की तरफ मूव करने से पहले दो टर्मिनोलॉजीज, तीन और भी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है प्राइम कास्ट। प्राइम वर्ड ओरिजिनेट हुआ है प्राइमरी से। प्राइम वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है, प्राइमरी से। तो प्राइमरी कौन होता है, जिसका इंपॉर्टेंट रोल हो। तो ऐसी कास्टें जो इंपॉर्टेंट कास्टें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कास्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इंपॉर्टेंट रोल है। प्रैक्टिकली ये आपको मोस्टली बुक्स में डायरेक्ट कास्ट का जिक्र कम मिलेगा। प्राइम कास्ट में किस किस की बात होगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की, क्योंकि इसके थोड़े चांसेस होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कास्ट होती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट कास्ट नहीं होती। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट कास्टों के सम को हम क्या कहते हैं, प्राइम कास्ट, क्योंकि ये प्राइमरी है, इंपॉर्टेंट है, ये इनका कोर रोल है। उसके बाद है कन्वर्जन कास्ट। कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन वर्ड ओरिजिनेट हुआ है कन्वर्ट से। जो कास्टें रॉ मटेरियल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगते हैं उनको हम कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट लेबर भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए लग रही है, अदर डायरेक्ट कास्ट भी, और एफओएच भी। तो ये सारी कन्वर्जन कास्ट है। अब इसमें एक बात आपको माइंड में रखनी चाहिए कि डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कास्ट ये सेम टाइम पे प्राइम कास्ट भी हैं और कन्वर्जन कास्ट भी हैं, प्राइम कास्ट भी हैं और कन्वर्जन कास्ट भी हैं। तो टोटल फैक्ट्री कास्ट बेसिकली इन सारी कास्टों का सम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर डायरेक्ट कास्ट और एफओएच का। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि प्राइम कास्ट प्लस एफओएच आर, लेकिन हम यूं भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट कास्ट प्लस एफओएच। इस तरह भी हम कह सकते हैं। इन चारों के सम को हम क्या कहते हैं, टोटल फैक्ट्री कास्ट, या इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास समरी आ जाती है कि इन सब के सम को हम क्या कहते हैं, प्राइम कास्ट और एफओएच को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास टोटल कास्ट आ गई, और इन डायरेक्ट को जब इकट्ठा किया तो एफओएच बन गई, और डायरेक्ट को इकट्ठा किया तो प्राइम कास्ट बन गई। ठीक हो क्या जी। और इन सब के टोटल को इकट्ठा किया तो टोटल फैक्ट्री कास्ट बन गई जी। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि जी हमारे पास
टोटल फैक्ट्री कास्ट कैसे आई, हमने पहले तीनों को ऐड कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कास्ट। 12,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 8,000 की डायरेक्ट लेबर है और 2,000 की डायरेक्ट कास्ट है, तो 22,000 की प्राइम कास्ट है। फिर 11,000 के हमारे पास एफओएच है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, डेप्रिसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट मटेरियल। इनको हमने इकट्ठा किया दोनों फिगर्स को, जब प्राइम कास्ट को और एफओएच को सम किया तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ गई विच इज 33,000। जी अब हम डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर्स ऑफ कास्ट। तो कास्ट के जो बिहेवियर्स हैं उनमें से एक फिक्स्ड कास्ट है, एक स्टेप फिक्स्ड कास्ट है, वेरिएबल कास्ट है और सेमी वेरिएबल कास्ट है। जी सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कास्ट की। फिक्स्ड कास्ट वो होती है जो किसी भी एक्टिविटी लेवल पे इन टोटल कांस्टेंट रहे, इन टोटल कांस्टेंट रहे। अब इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो है बिल्डिंग का रेंट हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा। आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, आप 10 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा। आप फैक्ट्री बिल्कुल बंद रही है, कोई यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो फिर भी फैक्ट्री का रेंट आपको पड़ रहा है, तो वो क्या है, बाय नेचर बाय बिहेवियर फिक्स्ड। तो ये इन टोटल कांस्टेंट रहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से देखें, 0 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स हैं, ये 2000 ही रहा है। लेकिन ये पर यूनिट चेंज होता है, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ जी। कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में हेल्प बताता हूँ। ये देखें जी, फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। देखें जी, अगर हमारे पास बिल्डिंग का रेंट 10,000 है तो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए इसने सेम रहना है। तो 10,000 से जब रेंट था तो हमने 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो हमारे पास पर यूनिट 2 कास्ट आ गई, और जब हमने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो पर यूनिट 1 आ गई। अगर हम 20,000 यूनिट्स लेस अज्यूम प्रोड्यूस करते हैं तो पर यूनिट कास्ट कितनी बनेगी, 20,000 10,000 divided by 20,000 is equal to 0.5 per unit। ठीक है, पर यूनिट कितने बन रही है, 0.5। अब ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए की है कि एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो डिक्रीज है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे लेवल पे, उसका जो मार्जिन है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे 2 से 1 का मार्जिन है, अब 1 से 0.5 0.5 का मार्जिन है, तो ये डिफर करेगा मार्जिन जो है इसका। बट जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे इसकी पर यूनिट कास्ट रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन फिक्स कास्ट इन टोटल सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फिर है स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक तो सेम रहती है, फिर ये एकदम छलांग लगाती है और बढ़ जाती है, फिर एक फर्दर सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक सेम रहेगी, फिर छलांग लगाएगी, फिर बढ़ जाएगी, जैसा कि इस डायग्राम से इंडिकेट हो रहा है कि 0 से लेके यहां से लेके इस पॉइंट तक ये कांस्टेंट कास्ट कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे ये जंप लगा रही है, सडनली बढ़ रही है, फिर इस लेवल तक, इस एक्टिविटी लेवल तक फिर ये कांस्टेंट आ रही है, फिर यहां से जंप लगाया और इस एक्टिविटी लेवल तक, और यहां से तक कांस्टेंट रही, और फिर यहां से जंप लगाया और फिर कांस्टेंट एंड सो ऑन। इसकी क्लासिक एग्जांपल सुपरवाइजर्स की सैलरी है। लेट्स अज्यूम अगर एक सुपरवाइजर आपका 10
वर्कर्स को सुपरवाइज कर सकता है, तो जब तक आपके वर्कर्स 1 से 10 की रेंज में है, आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत है, तो उसकी सैलरी कांस्टेंट रहेगी तब तक। अगर आप 11वां वर्कर हायर करते हैं तो 11 से 20 तक आपको 2 सुपरवाइजर्स की जरूरत है, तो आपकी कांस्टेंटली कास्ट हाई हो जाएगी। फिर 20 से जब आप 21वें की तरफ जाएंगे तो अगेन आपको तीसरा सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, वो फिर कॉन्स्टेंटली सडनली आपकी कास्ट जो है वो हायर हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और फिर वो कांस्टेंट रहेगी टिल 30 वर्कर्स। फिर जब 31st आएगा तो चौथा आपको सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, फिर ये सडनली जंप कर जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक हो क्या चीज? इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कास्ट। अब वेरिएबल कास्ट जो है ये पर यूनिट कांस्टेंट रहते हैं, बट इन टोटल ये वेरी करती जाती है। ये पर यूनिट कांस्टेंट रहती है और इन टोटल वेरी करती जाती है, और ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से। बिल्कुल, अगर आपके एक्टिविटी लेवल 0 है तो आपके पास कोई कास्ट नहीं है। जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जाएगी ये उसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करते हुए हायर होते जाएगा, और इसका जो एरो है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से, 0 से। अगर कोई एक्टिविटी लेवल नहीं है तो कोई वेरिएबल कास्ट नहीं है उसके। अगर आप अपोजिट देखें तो फिक्स्ड कास्ट के अगर आपके पास कुछ एक्टिविटीज लेवल्स हैं है या नहीं है, तो वो एक सर्टेन पोर्शन आपको पे करना ही करना पड़ता है, और वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, उससे ऊपर किसी भी लेवल पे वो स्टार्ट जाके करेंगे। जैसा कि उसके हमने ऑलरेडी ग्राफ देखा था कि वो इस तरह का होगा, ऐसे स्ट्रेट आएगा इन टोटल, और इसका उससे बिल्कुल अपोजिट है। अब ये पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन इन टोटल चेंज होती रहती है। जैसे ये इस एग्जांपल से न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको वाजे हो जाएगा कि अगर लेबर के 10 यूनिट्स हैं तो टोटल वेजेस 10,000 है, अगर 20 है तो टोटल वेजेस 20,000 है। तो पर यूनिट रेट जो है, एक यूनिट ऑफ लेबर का रेट सेम है, कांस्टेंट है। तो हमें इस चीज को, अगर हम इसको 40 पे लेके जाते हैं तो टोटल हमारी 40,000 हो जाएगी, और पर यूनिट अगेन सेम रहेगी। टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर यूनिट टाइम्स एक्टिविटी लेवल, तो 1000 टाइम्स 40 इज इक्वल टू 40,000। फिर एक कास्ट है सेमी वेरिएबल की। अब सेमी वेरिएबल कौन सी है? जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों प्रोपोर्शन शामिल हों। इसकी क्लासिक एग्जांपल टेलीफोन बिल है। टेलीफोन बिल दो चीजों पे कंप्राइज करता है, एक लाइन रेंट और दूसरा कॉल चार्जेस। अब लाइन रेंट जो है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और कॉल चार्जेस जो है ये वेरिएबल है। अगर आपने कॉल की या नहीं की, लाइन रेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो फिक्स्ड पोर्शन हो गया, वो यहां तक है, ये प्रोपोर्शन फिक्स्ड का है। ठीक है जी, और इससे ऊपर वेरिएबल का है। ठीक है, तो कॉल अगर करेंगे एक कॉल की तो कुछ पोर्शन पड़ेगा, 2 की, 100 की, 200 की, 300 की, जैसे जैसे वो बढ़ती जाएंगे आपकी कॉस्ट टोटल बढ़ती जाएगी। सेल्समैन सैलरी भी इसी तरह नॉर्मली होती है कि एक पोर्शन उसका फिक्स्ड है, बाकी उसने जितने यूनिट सेल की उसकी कमीशन, तो उसमें भी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों शामिल होते हैं। अब इसके एक समरी हमारे पास आ गई। अगर तो देखें आपके एक्टिविटी लेवल, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होती है, लेकिन टोटल कांस्टेंट रहते हैं।
और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी लेकिन टोटल इंक्रीज होगी, और टोटल कास्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगी और इन टोटल इंक्रीज करेगी। क्यों पर यूनिट डिक्रीज करेगी? क्योंकि फिक्स्ड कास्ट का पर यूनिट का पोर्शन शामिल होगा जो कि डिक्रीज होता जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसकी उल्ट होगा, फिक्स कास्ट पर यूनिट इंक्रीज करेगी और टोटल कांस्टेंट रहेगी। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, टोटल डिक्रीज करेगी और टोटल कास्ट पर यूनिट इंक्रीज करेगी और टोटल डिक्रीज करेगी। क्लियर जी? अब टोटल कास्ट का इकट्ठा अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन शामिल हैं, तो इसका सेम वही डायग्राम बनेगा जो हमारे पास बनता है किस चीज का, सेमी वेरिएबल का, क्योंकि इस टोटल कास्ट में भी दोनों चीजें शामिल हैं। तो देखिएगा, एक फिक्स कास्ट की लाइन ये ड्रा हुई है, ये फिक्स कास्ट की लाइन है, और वेरिएबल की उसी तरह ओरिजिन से है। अब टोटल इसके पैरेलल, लेकिन वो स्टार्ट कहां पे होगी? फिक्स्ड के ऊपर से, जहां से फिक्स्ड कास्ट का एरो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिविटी लेवल 0 भी है तो फिर भी आपको एक्टिविटी लेवल अगर आपका 0 भी है तो फिर भी आपको फिक्स कास्ट का पोर्शन तो बेयर करना ही करना है, इसलिए टोटल कास्ट इतनी तो रहेगी। फिर ऊपर ये पोर्शन जो है ये वेरिएबल को शो करता होगा, इसको ऊपर लेगा, तो ये पैरेलल लाइन चलेगी इसके वेरिएबल कास्ट की, क्योंकि ये ऊपर वाला बिहेवियर वेरिएबल का है और यहां तक ये फिक्स्ड का है। तो टोटल कास्ट में दोनों चीजें शामिल होंगी। ठीक हो गया जी? थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज के लेक्चर में हमने देखा कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को देखा, और कास्ट अकाउंटिंग पे स्पेशली हमने फोकस किया और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस किया, काबिल जायजा लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। फिर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी कास्ट के हवाले से कि डायरेक्ट कास्ट कौन सी है, इनडायरेक्ट कास्ट कौन सी है, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट कौन सी है, डायरेक्ट लेबर, और फिर उसके बिहेवियर्स देखे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन को फर्दर लेके चलेंगे। काइंडली अगले लेक्चर्स के वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।